हेलो स्टूडेंट्स। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कोई भी डेजर्टेशन कैसे लिखी जाती है। ये वीडियो मैं किस लिए बना रहा हूं, उसके पीछे कारण है क्योंकि जैसे ही एनईपी आई है, एनईपी में स्पेशली जो पीजी क्लासेस हैं उसके अंदर एक डेजर्टेशन का पार्ट इंक्लूड किया गया है। और अगर पीजी को भी छोड़ दें, यूजी क्लासेस के अंदर भी डेजर्टेशन का एक पार्ट आता है। जैसे कि अगर आप नए सिस्टम के अंदर आओगे, एनईपी के अंदर अगर आप मान लो कि ऑनर से कर रहे हो, तो उस कंडीशन में जो आपका आप ये मानो फोर्थ ईयर है वो स्पेशली डेजर्टेशन के लिए ही यूज किया जाता है। उसमें आपको क्या करना होता है, उसमें आपको कोई भी एक टॉपिक के ऊपर डेजर्टेशन लिखना होता है। स्पेशली जो मैं अभी जो वीडियो बना रहा हूं उसके पीछे मेरा एक मकसद है, क्योंकि मैं खुद पीजी क्लास को पढ़ाता हूं और पीजी क्लास में एक डेजर्टेशन का एक टॉपिक है। टॉपिक क्या है कि पूरे के पूरे सेमेस्टर में एक डेजर्टेशन तैयार करवाना है। और जितना मुझे पता है या जितना मैं आज के सिस्टम को जानता हूं, उसके अनुसार जो स्टूडेंट्स हैं उनको यही नहीं पता कि डेजर्टेशन लिखते कैसे हैं, उसमें स्टेप क्या होते हैं। और दूसरे स्टूडेंट्स की कमी क्या होती है कि वो है ना अपने टीचर से पूछने में झिझकते भी हैं। टीचर उन्हें बता देते हैं, बताने के बाद क्या होता है वो भूल जाते हैं। उसके बाद जब भी वो लिखने बैठते हैं तब उनको यही नहीं ध्यान रहता कि मुझे डेजर्टेशन के अंदर लिखना क्या है, किस प्रकार से लिखना है। तो उस समस्या को दूर करने के लिए मैं एक वीडियो बना रहा हूं, जिसमें स्पेशली आज हम डिस्कस करेंगे कि डेजर्टेशन के अंदर मुख्य रूप से कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में जो पहले हम डेजर्टेशन की बात करते हैं कि डेजर्टेशन होता क्या है। वास्तव में डेजर्टेशन एक पूरा का पूरा एक शोध ग्रंथ होता है, जिसमें क्या होता है, जिसमें स्पेशली आप कोई भी एक, सबसे पहले क्या होता है, आप एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम उसको आइडेंटिफाई करते हो फर्स्ट स्टेप के अंदर। वो कैसे, उसके लिए आपके पास क्या होता है कि आप बहुत सारे जो पहले कोई भी कार्य हो चुका होता है उसके ऊपर स्टडी करते हो, और उसके लिए आप अलग अलग साइट का प्रयोग करते हो। साइट का प्रयोग कैसे, जो सबसे पॉपुलर है वो है आपकी गूगल स्कॉलर। किस सबसे आसान है, सबसे आसान का मतलब क्या है कि आप गूगल स्कॉलर के ऊपर जाओगे, वहां पे रजिस्ट्रेशन करोगे, उसके बाद आपके माइंड में जो भी चीजें आती हैं तो उस कंडीशन में उसके ऊपर सर्च करना प्रारंभ कर दोगे। तो उस कंडीशन में बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट आ जाएगी। उस लिस्ट में आप लोगों को यह देखना है कि मैं इस टॉपिक के ऊपर मेरे से पहले कितना काम हो चुका है। वहां से आपको यह आइडिया मिल जाएगा कि जी मैं इस टॉपिक के ऊपर काम कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। अगर आपको यह लगे कि जी हां ये टॉपिक अच्छा है, इसके ऊपर पहले काम हो चुका है, मगर इसके ऊपर और काम हो सकता है, ठीक है, तो आप उस टॉपिक को सिलेक्ट कर सकते हो। तो इसमें जब भी आप टॉपिक को सिलेक्ट करोगे तो उस कंडीशंस में इन बात का ध्यान रखना कि उस विषय के ऊपर कोई स्कोप हो। ऐसे नहीं अपनी मन मर्जी से भाई पहले इसके ऊपर काम हो रहा है, मैं इसको ऐसे के ऐसे टिप टाप कर दूंगा। यहां पे आप लोग ऐसे टॉपिक को चूज करना जो टॉपिक वास्तव में एक, आप ये मानो कि अगर आप किसी को बताओ कि जी मैं इस टॉपिक के ऊपर कार्य कर रहा हूं,
तो आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा, भाई इसमें है क्या, आप इस टॉपिक पे काम क्यों कर रहे हो, या आप इसके ऊपर क्यों डेजर्टेशन लिख रहे हो। इसके ऊपर बहुत पहले से ही बहुत ज्यादा काम हो चुका है, फिर आप निकालना क्या चाहते हो। तो उस कंडीशंस में वो आपको आइडिया कहां से आएगा, वो आइडिया ये आएगा कि आप जितने हो सके आर्टिकल्स पढ़ो। इट में बी मिनिमम 50 to 100 आर्टिकल्स कम से कम। तो उससे आपको यह आइडिया होगा कि जो मैं सोच रहा हूं क्या उसके ऊपर कार्य हो सकता है। अगर कार्य हो सकता है तो वो किस प्रोसेस से होगा, तो वो सारी की सारी जानकारी आप लोगों को यहां से मिलेंगी। और उसके लिए एक शब्द यूज होता है, उसको हम बोलते हैं रिसर्च गैप। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है कि गैप का मतलब क्या होता है कि उसमें मुख्य रूप से क्या चीज छूटी हुई है, जिस चीज को आप निकालना चाहते हो। उदाहरण के लिए मैं किसी एक टॉपिक के ऊपर काम कर रहा हूं, या मैं किसी एक टॉपिक को सोच रखा है, तो मेरे से एक क्वेश्चन पूछा गया कि जी आप लगातार इसके ऊपर इतना जोर दे रहे हो, तो उसके पीछे रीजन क्या है। इस टॉपिक के ऊपर तो बहुत ज्यादा काम हो चुका है, या आप कोई भी पेपर उठा के देखोगे तो उसमें या आपको इतने सारे पेपर मिल जाएंगे, उसको पढ़ लो। ठीक है, आप लोग गूगल स्कॉलर का यूज कर सकते हो, या जितने भी आपके जर्नल्स होते हैं उसकी प्रयोग करते हुए इन टॉपिक को ढूंढ सकते हो। फिर आप इसके ऊपर काम क्यों करना चाहते हो, तब आपके पास जो मेन आंसर होगा इस चीज के द्वारा ही आप लोग उसको सेटिस्फाई कर सकते हो कि जी हाँ, ये एक रीजन है कि मैं इस टॉपिक के ऊपर कार्य कर रहा हूं, ये मेरा एक रीजन है। तो इसके ऊपर हम कल डिस्कस करेंगे कि जी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम क्या होती है, गूगल स्कॉलर्स क्या होते हैं, रिसर्च गैप क्या होता है। ये सब बात की बातें हैं, मगर मैं आप लोगों को आज अलग अलग स्टेप बताऊंगा। स्टेप क्या बताऊंगा कि अगर आप कोई भी डेजर्टेशन लिखते हो तो उसमें कुछ एक स्टेप्स होते हैं, एक सीक्वेंस होता है। उस सीक्वेंस क्या होता है, अगर आपने उस सीक्वेंस को फॉलो कर लिया तो आपकी डेजर्टेशन बहुत अच्छी बनेगी। ठीक है, नंबर 1, आपको सबसे पहले जो भी आपका टॉपिक है वो आप लोगों ने डिसाइड करना है। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन में क्या होगा, वो होगा आपका डिटर्मिनेशन ऑफ टॉपिक। फर्स्ट आप लोग सबसे पहले टॉपिक को ही डिसाइड करोगे, उसके बाद ही आप आगे बढ़ोगे। अगर आपने टॉपिक ही डिसाइड नहीं किया तो आप किसके ऊपर स्टडी करोगे। उसके लिए सबसे मेन चीज क्या है कि आप लोगों को टॉपिक डिसाइड करने के लिए स्टडी करना पड़ेगा, जो भी आपके आसपास की प्रॉब्लम्स हैं। आप लोग जब भी बाहर निकलते हो तो उस कंडीशन में अपने जो चक्षु है, अपनी सोच है, उसको खोल के चलो। जब आप खोल के चलोगे तो उस कंडीशन में आप लोगों को इतनी ज्यादा टॉपिक मिलेंगे कि आपको लगेगा कि जी हाँ, मैं तो इस पे काम कर सकता हूं, मैं तो इस पे काम कर सकता हूं। उदाहरण के लिए मैं कुछ दिन पहले अर्बन ज्योग्राफी पढ़ा रहा था। अर्बन ज्योग्राफी पढ़ाते पढ़ाते कुछ एक थ्योरीज आ गई। थ्योरीज लाइक वेबर की, उसकी है, होमर हयात की है, बर्गस की है, वो सारी चीजें आ गई। तो मेरे माइंड में एक चीज आई कि जी इन्होंने जो थ्योरी दी है, क्या मैं इन थ्योरी को अपने एक रिसर्च के अंदर यूज कर सकता हूं, कि कोई भी एक नियर शहर है उसके ऊपर मैं इंप्लीमेंट कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। चलो ये तो थोड़ा सा और ज्यादा बड़ी बात हो गई। एक दूसरा जिसके बारे में आप लोग बहुत सारे जानते हैं जो एमएससी कर रहे हैं, वेबर की थ्योरी इंडस्ट्रियल लोकेशन की, या वॉन थ्यूनन का मॉडल, एग्रीकल्चर मॉडल, उस चीज के ऊपर भी आप लोग क्या कर सकते हो, एक रिसर्च कर सकते हो कि जो वॉन थ्यूनन ने सन 1826 के अंदर अपना एग्रीकल्चर लोकेशन मॉडल दिया था, वो मॉडल उस समय पे कैसे काम कर रहा था।
आज के कंटेक्स्ट में वो मॉडल किस तरह से कार्य कर रहा है। तो वो आपका क्या हो गया, वो आपका टॉपिक का एक टॉपिक हो गया डेजर्टेशन का। सेकंड, इसमें आप लोगों को जो लिखना होगा वो लिखना होता है इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन का मतलब क्या है, जो आप टॉपिक पढ़ रहे हो या जिस टॉपिक पे आप लोग डेजर्टेशन करना चाहते हो उसका इंट्रोडक्शन। कैसे, एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर के बारे में आप लोग लिखोगे, क्या एग्रीकल्चर है, किस प्रकार के ऊपर काम हो रहा है, किस प्रकार से चेंजेस हो रहे हैं, मैं क्या सोच रहा हूं इसके बारे में, वो सारी की सारी चीजें इंट्रोडक्शन के अंदर लिखना होता है कि जी हाँ ये चीजें हैं। उसमें आप लोग क्या कर सकते हो, कोई भी कोटेशन का यूज करोगे, कोई भी कोटेशन, किसी भी स्कॉलर ने कोई कोटेशन दे दी तो उस कोटेशन को यूज करो, वहां पर उसका फॉर्मेट लिखो। तो इस तरह से आपका कम से कम 1 से लेके 3 पेजेस के अंदर ये इंट्रोडक्शन होना चाहिए। मेनली काम जब लिखोगे यहां से स्टार्ट होगा, ये ऊपर सिर्फ आप लोगों का एक अंडरस्टैंडिंग्स है कि जी किस प्रकार से होगा। तो इंट्रोडक्शन आपका 1 से 3 पेज का होगा। थर्ड जो इसमें आएगा वो आएगा रिव्यू ऑफ लिटरेचर। रिव्यू ऑफ लिटरेचर का मतलब क्या होता है कि अब से पहले किन किन स्कॉलर ने इस फील्ड के ऊपर कार्य किया, उसके काम को समराइज करके लिखना होता है। अब ये क्वेश्चन ये आता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को रिव्यू ऑफ लिटरेचर का ही नहीं पता होता। ठीक है, तो वो क्या होता है, आपने कोई भी एक पेपर पढ़ा या किसी की एक रिसर्च पढ़ी, उस रिसर्च को 3 to 8 लाइन्स के अंदर डिस्क्राइब करना होता है। और उसमें किसी भी फॉर्मेट में, जैसे कि मैं सोशल साइंस का स्टूडेंट हूं तो उस कंडीशन में APA फॉर्मेट में उसको लिखना होता है। उसका मतलब होता है यहां पर अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, ये फोन टाइप होता है। इसके बारे में भी अलग से क्लास है, पूरी एक क्लास लगेगी इसके ऊपर, तो उसको हम डिस्कस करेंगे कि APA क्या होता है। तो आप लोगों को क्या करना होता है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखना होता है। वो आपका कितना बड़ा भी हो सकता है। नॉर्मली आप इसमें अगर आप डेजर्टेशन लिख रहे हो तो डेजर्टेशन में मेरे हिसाब किताब से 10 से लेकर 30 आपको रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखे हुए होने चाहिए मिनिमम नंबर में। इससे कम में कोई फायदा नहीं। इससे क्या होगा, इससे आपकी जो एक मार्ग है डेजर्टेशन लिखने का वो क्लियर होगा कि जी मैं किस प्रकार से कार्य कर सकता हूं, किस प्रकार से मुझे फायदा मिलेगा, या आप कह सकते हो कि किस प्रकार से जो मेरी डेजर्टेशन वो आगे चलेगी। वो सारे की सारी चीजें यहां पर आएंगी। ठीक है, उसके बाद नंबर 4 जो मेन है वो है आपका रिसर्च गैप। रिसर्च गैप का मतलब क्या होता है कि आप ये रिसर्च क्यों करना चाहते हो, आप वो क्या करना चाहते हो जो अभी तक जितने भी रिसर्चर हैं उन्होंने तो कर दिया, जो उस चीज पर नहीं पहुंच पाए। ये चीज कहां से मिलेंगी, जब आप पेपर पढ़ोगे तो वहां पर एक चीज आएगी फ्यूचर पर्सपेक्टिव। फ्यूचर पर्सपेक्टिव ये लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, या फिर क्या होगा, वो अपने आप बता देगा रिसर्च स्कॉलर कि जी मैंने यहां तक तो कर दिया कोई कार्य, मगर इससे आगे मैं नहीं कर पाया। तो क्या करेगा, वो एक नए रिसर्चर के लिए एक गाइडलाइन देके जाएगा कि आप इस चीज के ऊपर ऐसे क्वेश्चन लिख सकते हो, या आप इस प्रकार से जो रिसर्च है वो आगे ले जा सकते हो। तो आपका रिसर्च गैप इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद नंबर 5 पे आता है आपका ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव का एक सिंपल सा मतलब ये होता है कि आप रिसर्च क्यों कर रहे हो, आपका रीजन क्या है।
इसके बीच में एक चीज हो रहा है रिसर्च क्वेश्चन और रिसर्च ऑब्जेक्टिव। आई थिंक ये एक ही चीज है, क्योंकि वही चीजें क्वेश्चन में होगी कि मेरे क्वेश्चंस क्या है, वही चीजें आपके ऑब्जेक्टिव में होगी। ठीक है, तो उस कंडीशन में ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि मैं किस ऑब्जेक्टिव को लेके कोई भी रिसर्च कर रहा हूं। तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहां पर आपके ऑब्जेक्टिव मिनिमम 3 से 5 के बीच में होने चाहिए। ये कोई जरूरी नहीं कि आप सभी ऑब्जेक्टिव के ऊपर काम करो, ये कोई जरूरी नहीं कि आपके ऑब्जेक्टिव 3 ही हो, मगर मेरे हिसाब किताब से कम जब आप 3 ऑब्जेक्टिव लेके चलोगे तभी जाके आपका रिसर्च अच्छा होगा। और आप बाई चांस एक चीज के ऊपर फेल हो जाते हो, कम से कम दूसरे के ऊपर तो जा सकते हो। ठीक है, उसके बाद नंबर 6 मेथडोलॉजी। कौन सी तकनीक का आप लोग प्रयोग करोगे अपना रिसर्च करते हुए। ठीक है, वो आपका बेसिकली मेथडोलॉजी के अंदर हम इसको अलग अलग पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं। मेथडोलॉजी का मतलब क्या होता है, वो आपकी मिक्स्ड होगी या किस प्रकार से होगी, उस चीज को हम डिस्क्राइब करते हैं। और इसमें इसमें एक छोटा सा पार्ट लेते हैं, इसको हम अलग से भी ले सकते हैं, मगर इसको इसके अंदर भी लेते हैं डाटा, कि हमारा डाटा किस नेचर का होगा, वो कलेक्ट कैसे किया जाएगा, वो डाटा आपका प्राइमरी होगा या सेकेंडरी होगा, किस प्रकार से होगा वो डाटा। आप लोग जो भी आप अपना डेजर्टेशन का टॉपिक ले रहे हो, तो उस कंडीशन में वो डाटा आप किस प्रकार से कलेक्ट करोगे। ठीक है, तो उस कंडीशन में मेरी तो आप लोगों से एक राय है कि हमेशा जब भी रिसर्च करते हो तो उस कंडीशन में प्राइमरी डाटा का ही सबसे ज्यादा यूज करो। जहां तक हो सके जो पब्लिश डाटा होता है उससे बचो। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट आता है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है कि जब हम रिसर्च कर रहे हैं, ये कोई जरूरी नहीं कि हर एक में आए, बट हाइपोथेसिस क्या होता है, ये हमारी अजम्पशंस होती हैं। अजम्पशंस क्या होती हैं कि कोई चीज कैसे होगी, तो उस कंडीशन में हम हाइपोथेसिस की फॉर्मेशन करते हैं। इसमें 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है नल और एक होता है अल्टरनेट हाइपोथेसिस। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे जी, हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस क्या होता है और अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होता है। मगर सबसे पहले इसको हम थोड़ा सा अलग प्रकार से डिस्क्राइब करेंगे, मगर ये इसका एक पार्ट होता है। नंबर 8 पे होता है आपका डिस्कशन। डिस्कशन में क्या होता है, आपने आंकड़े ले लिए, आंकड़े लेने के बाद आपने उन आंकड़ों की तालिका बनाई, तालिका बनाने के बाद उन चीजों को क्या किया, एक्सप्लेन किया। ठीक है, एक्सप्लेन करने के बाद आपने उसको पूरा का पूरा चैप्टराइज कर दिया कि जी चैप्टर नंबर इतने में ये है, अलग अलग आपके डाटा को चैप्टरों के अनुसार आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आता है कंक्लूजन। आपने जो स्टडी की है, नंबर 9 पे आपने जो स्टडी की है, उस स्टडी का कंक्लूजन क्या निकला है अभी तक। तो यहां पर आप क्या कर सकते हो, टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस भी कर सकते हो, कि आपने जो पहले हाइपोथेसिस माना था, कल्पना की थी, क्या वो सही है या गलत है। वो चीजें भी आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, तो कंक्लूजन में आपका पूरी की पूरी स्टडी का क्या होता है, एक निचोड़ होता है कि किस प्रकार से हमने जो स्टडी की है उसका लास्ट में कंक्लूजन क्या आया है। नंबर 10 पे आता है रेफरेंसेस एंड बिब्लियोग्राफी। जो भी आपने इस डेजर्टेशन में को पूरा करने के लिए, चाहे आपने न्यूज़पेपर पढ़ा हो, चाहे आपने कोई भी रिसर्च पेपर पढ़ा हो, चाहे आपने कोई भी बुक्स पढ़ी हो, चाहे आपने कुछ भी किया हो, तो उस कंडीशंस में यहां पर आप उसके रेफरेंसेस या बिब्लियोग्राफी के अंदर उस चीज को डिफाइन करोगे। वो आपकी बिब्लियोग्राफी कैसे भी हो सकती है। ठीक है, कितनी भी बड़ी हो सकती है, और जितनी ज्यादा बड़ी बिब्लियोग्राफी, ये मानते हैं कि जितनी ज्यादा बड़ी बिब्लियोग्राफी होती है
उतनी ही रिसर्च अच्छी मानी जाती है। ठीक है, परंतु यहां पर सिर्फ वही देना जो आपने अपने स्टडी के अंदर इंक्लूड किया हो। ऐसे नहीं कि आप झूठे कुछ भी नाम दे दो और आपके जो पेजेस हैं वो बढ़ जाए, ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। जो आपने अपनी स्टडी करते हुए जिनका प्रयोग किया है वो रेफरेंसेस या बिब्लियोग्राफी आप इसके अंदर इंक्लूड करो। और एक नंबर 11 पे आता है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स क्या होता है? अपेंडिक्स वो होता है कि आप अपनी जो डेजर्टेशन है इसमें किन किन फॉर्म का यूज कर रहे हो। कोई टेबल लगानी हो वो इसके अंदर लगा सकते हो, क्वेश्चनेयर लगाना हो वो इसके अंदर लगा सकते हो, या कोई भी जो इंफॉर्मेशन जो आपको ये लगता है कि इस पूरी की पूरी डेजर्टेशन को सपोर्ट करती है, वो यहां पे तो यूज नहीं हुई परंतु इस अपेंडिक्स में आप लोग उसको दिखा सकते हो। तो ये पूरी की पूरी एक प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है कि आप किस प्रकार से कोई भी जो डेजर्टेशन है उसको लिखते हुए किन किन पॉइंटों को यूज करते हो। ये पॉइंट थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं क्योंकि हर एक टीचर का बताने का करवाने का तरीका अलग अलग होता है, मगर एक जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो मुझे पता है वो ऐसे ही चलता है। आप इनको फॉलो करके एक अच्छी रिपोर्ट या डेजर्टेशन लिख सकते हो, पीजी वाले स्टूडेंट भी और यूजी वाले स्टूडेंट भी। और स्पेशली आप ये मानो जब आप इन चीजों को फॉलो करोगे तो उस कंडीशन में आप लोगों को क्या होगा कि ये पता चल जाएगा कि जी रिपोर्ट कैसे होती है। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो, आपका ज्ञानवर्धन हुआ हो, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी इसके ऊपर कोई भी नई वीडियो डले वो आप लोगों तक आती रहे। बेल आइकन दबा लो। अगर आपको इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हो, मैं उसका आप लोगों को रिप्लाई दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।